अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवम् ऋत्विजम् होतारम् रत्नधातमम् ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जिसने इस जगत को बनाया है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म लीला में होकर यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा इस ब्रह्मांड को चला रहा है। इस सारे प्रकटन में केंद्र रूप से मनुष्य योनि है, जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता प्रकट हुई है। वह अपने कर्म को किस प्रकार से अपनी कामना पूर्ति और कर्तव्य पूर्ति के द्वारा पकाकर उस परब्रह्म को प्राप्त कर ले, इसके लिए उस परमेश्वर द्वारा प्रकटित वेद भगवान ने जीवन का एक दर्शन दिया है। यज्ञ की एक प्रक्रिया दी है, जिसके द्वारा मनुष्य इस संसार को चलाने वाली देव शक्तियों के साथ में संपर्क स्थापित करके अपनी कामना पूर्ति भी कर सकता है और परम श्रेय को भी प्राप्त कर सकता है। एक तदर्थ वेद मंत्रों का प्रयोग तथा यज्ञ की प्रक्रिया, दिव्य वनौषधियां और पंचगव्य का प्रयोग अपरिहार्य है। यह गौमाता, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, देवों को बनाया, पृथ्वी को बनाया, अखिल ब्रह्मांड को बनाया, उसी परमेश्वर ने इस गौ माता को बनाया। इसलिए गौ कृषि क्षेत्र और ऋषि क्षेत्र दोनों को स्वस्थ बनाती है, शुद्ध करती है, ऊर्ध्वमुखी बनाती है, उनके बीच में सेतु का काम करती है। अतः गाय अगर नहीं रहती है तो पूरा पर्यावरण, पूरी धरती प्रदूषित होगी, धरती बचेगी नहीं, संस्कृति बचेगी नहीं। इसलिए गाय को बचाने के लिए सारे उपाय करने चाहिए। गोचर की रक्षा के बिना गाय की रक्षा संभव नहीं है। एक साधारण व्यक्ति जब गाय दूध देती है उस समय गोचर का उपयोग करता है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है, वह गोचर में अपनी गायों को छोड़ देता है और जो दूध देने वाली गायें गोचर की दिव्य वनौषधियों का रक्षण करके दूध की गुणवत्ता को बढ़ाती है। गोचर भूमि अपने आप में न जाने कितने प्राणियों का पोषण करती है, रक्षण करती है, न जाने कितनी दिव्य वनौषधियों को सुरक्षित रखती है और अनेक व्यक्तियों की आजीविका का साधन बनती है। उसके द्वारा प्रकटित जो शुद्ध वायु है वह लोगों को स्वस्थ रखती है। इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए गोचर भूमि की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। गाय एक लघु जैव मंडल है, सारे प्राणियों में श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि मनुष्य की मनुष्यता को बचाने के लिए गाय की आवश्यकता है। गाय का दूध और माँ का दूध एक जैसा, जीवन भर वह मनुष्य को अपना दूध पिलाती है, मनुष्य में सत्वगुण को बढ़ाती है, उसकी इंद्रियों में, उसके अंतःकरण में एक दिव्यता को उत्पन्न करती है। इसलिए गाय की महत्ता को हम जितना शास्त्र में बताया है, सारे वैज्ञानिक मिलकर के भी उसके पार नहीं जा सकते। उल्टा सारे वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा, आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी गाय की महत्ता प्रमाणित होती चली जा रही है। तो हमारे स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को शुद्ध करती है, पुष्ट करती है। पर आवश्यकता है कि गोचर भूमि को बचाया जाए। गोचर भूमि बचेगी तभी गाय की रक्षा हो पाएगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और गाय पर्यावरण की रक्षा करती है, मानव जीवन की रक्षा करती है। उसके प्रति शत शत वंदन अर्पित करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। विक्रम संवत 1733 में महाराजा करण सिंह जी ने नथमल जी नथानी के प्रयासों के द्वारा ये सरह नथानियान
गोचर भूमि 27,205 बीघा 18 बिस्वा सेठ नथवल जी द्वारा एक ओपन वेल खुदाने के बदले में छोड़ी गई। आज भी वो रिकॉर्ड में सारी चीजें उपस्थित है। महाराजा करण सिंह जी का भी देहांत हो गया। सेठ नथवल जी नथानी भी चल बसे। समय बदलता गया। धीरे धीरे ये सरह नथानियान गोचर भूमि का केस बीकानेर के स्टेट के वक्त में एक रीजेंसी काउंसिल लगा करती थी। उस काउंसिल को ये ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर इसलिए किया कि भाई इस विषय में आप निर्णय करो कि ये गोचर भूमि रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तो आज से करीब 150 साल पहले उस काउंसिल ने एक निर्णय किया कि बीकानेर की सरह नथानियान गोचर भूमि के रूप में रहनी चाहिए और आदेश दिया कि जब तक सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे रहेंगे तब तक ये भूमि सरह नथानियान गोचर भूमि के नाम से विख्यात और प्रसिद्ध रहेगी। ऐसा काउंसिल ने आदेश दिया। आगे फिर आदेश में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इसमें रेवड़ चराएगा तो उसको ये दंड लगेगा। अगर कोई व्यक्ति इसमें खेती करेगा तो उसको भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। कोई इसमें अतिक्रमण करेगा तो भी वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। धीरे धीरे देश आजाद हो गया। क्योंकि उस वक्त ये रीजेंसी काउंसिल के आदेश थे, इसलिए वो काउंसिल के आदेशों के कारण जब राजस्थान स्टेट बना, भूमियों का वो समानीकरण हुआ, तो उस वक्त ये भूमि सरह नथानियान गोचर भूमि के नाम से एज इट इज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई और वो आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। संस्था पिछले 30 वर्षों से कि गौरक्षा इस वर्तमान समय में कैसे संभव है, इसके लिए विचार कर रही है। अंत में जाके एक राय होके यही तय हुआ कि जब तक गोचर भूमियां सुरक्षित नहीं होगी तब तक ये गौरक्षा असंभव सी लग रही है। संस्था ने इसी विचार के साथ गोचर भूमि की सुरक्षा और गोचर भूमि का विकास का मतलब कि चारा ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, इस प्रयत्न में संस्था लगी रही। करीब 8,000 बीघों में संस्था के प्रयत्न से आज तक सेवन घास का विकास किया जा चुका है और आगे हर वर्ष निरंतर नए स्थान को भी विकसित किया जाना तय है। वास्तव में संस्था का उद्देश्य केवल गौरक्षा करना था, लेकिन जब इसके एकदम अंदरूनी विषय पे गए तो पता चला कि बीकानेर इतना बड़ा शहर है। उस बीकानेर शहर के ठीक दक्षिण पश्चिम में यह 27,500 बीघा का पूरा क्षेत्रफल स्थित है। तो लोग कहते हैं वैज्ञानिक युग है, लेकिन आज से जो 350 साल पहले जिन लोगों ने इस भूभाग को गोचर भूमि के लिए जो आरक्षित किया था, उनका ये सोच था कि इस बीकानेर शहर में पूरे वर्ष भर में 9-10 महीने तक ये दक्षिण पश्चिम हवाएं चला करती है, तो इतने बड़े शहर को एक प्राण वायु इसी क्षेत्र से मिल रही है। क्योंकि इस क्षेत्र में पिछले 30 सालों से सुरक्षा करने के कारण करीब 1.25 लाख तो केवल खेजड़ी के वृक्ष हैं और झाड़बेर के वृक्ष असंख्य है। इसमें और नीम क्या और ये गुंडी क्या तरह तरह के औषधीय वृक्ष भी लगे हुए हैं।
तो इतने बड़े शहर को, 10 लाख की पॉपुलेशन वाले शहर को इस क्षेत्र से प्राण वायु भी लगातार मिलती रही है। ये पुराने लोगों का ये सोच है। अब चक्कर ये रहा कि गौरक्षा संभव कैसे है। गौरक्षा के कार्य को हम देख रहे हैं, निरंतर गौपालकों की संख्या घट रही थी। पिछले 30 साल के हालात यही थे। हमने 30 साल पहले इस गोचर भूमि के किनारे किनारे जो 10 गांव लगते हैं, उन गांवों में डोर टू डोर, घर घर जाके हमने एक सर्वे किया कि अमुक व्यक्ति के पास गायें कितनी है, भैंसें कितनी है, बकरी कितनी है, रेवड़ कितनी है। तो गवों की संख्या सैकड़ों तक आके सीमित रह गई थी। और हमने उन गौपालकों के उनके हस्ताक्षर अंगूठे भी करवाए थे। आज भी हमारे पास में वो प्रमाण के तौर पर उपलब्ध है। और जब से इस गोचर भूमि की सुरक्षा और विकास का कार्य ने गति पकड़ी है, तभी से इन पूरे किनारे किनारे बसे 10 गांवों में कम से कम आज से 30 साल पहले जितनी संख्या थी, आज वो 10 गुना 20 गुना तक गांवों की संख्या पहुंच चुकी है। कहना का ये मतलब है, अगर गोचर भूमि सुरक्षित रहेगी तो गौओं को निःशुल्क चारा मिलेगा। अगर निःशुल्क चारा गौओं को उपलब्ध होता है तो गौपालकों को अर्थ लाभ होगा। कलयुग के साथ साथ ये अर्थ युग भी है। केवल मान लो संत महात्मा भाषण दे के चले जावे कि भाई आप गौ रक्षा करो, लेकिन ये अर्थ युग भी तो है ना। तो अर्थ लाभ होने से ही इस गौपालकों की वृद्धि हुई है और गौओं की वृद्धि हुई है। तीसरा, असंख्य वृक्ष होने के कारण गरीब लोगों को केर, सांगरी, बेर और तरह तरह खूंबी, पीपी, तरह के जो औषधीय या रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुएं वो इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में होती है। क्योंकि वृक्ष सुरक्षित है तो वृक्षों के फल भी लगेंगे। तो इसके कारण गरीब लोगों को इसमें रोजगार भी मिल रहा है। प्रतिदिन यहाँ अभी वर्षाकालीन समय में कम से कम 6 से 8 महीने तक 25 से 30 हजार गायें प्रतिदिन चराई के लिए आती है और शाम के समय में अपने अपने घरों को, गौपालक अपने अपने घरों को ले जाते हैं। तो ये पूरे वर्ष भर हजारों की संख्या में गौएं इस क्षेत्र में भ्रमण करने के कारण वो गोबर वहीं करेगी। तो गोबर प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ गोबर जंगलों का बाजार में महंगे भाव में बिकता है। तो लोगों को इस प्रकार रोजगार, गोबर इकट्ठा करके भी लोग अपना घर खर्च चला रहे हैं। जैसे फलों के लिए हो गया और ये गोबर कलेक्शन करके हो गया। देखिए, जो हमारे देश में अधिकतर लोग वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए जो पोषण का जो मेन साधन है वो मिल्क है। और मिल्क के लिए सरकार मिल्क के उत्पादन के लिए तो बढ़ावा देने के लिए बात करती है, तो उसके लिए जो फोडर है या जो घास है वो घास है, उसके लिए ज़्यादा प्लान है। तो सरे नथानिया में ये जो कुछ व्यक्ति मिलकर के ये घास उगाने का, श्रम घास उगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अब एक किताब आई है द पास्चर परफेक्ट, उसको लोगों को पढ़नी चाहिए। अमेरिका से पब्लिश हुई है। उन्होंने कहा है कि जो गाय हरा घास खाती है उनका जो दूध होता है ना, दैट इज सुपर हेल्दी मिल्क, उसके अंदर सुनिए क्या क्या चीज होती है। हम पुराने टाइम में लोग कहते थे कि भाई दूध, घी जो तो पीला केसर होता है, वो पीला रंग किसके कारण आता है? उसमें तत्व होता है बीटा कैरोटीन, जो कि गाजर में होता है। ये रोग निरोधक होता है, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, श्वेत घास के अंदर 7 से 8% प्रोटीन होती है, और वो क्या दूध के अंदर प्रोटीन हमारे को देती है। और तीसरी चीज क्या है कि एक फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, इनका संतुलन होना चाहिए, मतलब ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। और जो गाय घास खाती है ना, तो उसके अंदर उसका संतुलन होता है। और ये जहाँ संतुलन होता है ना, वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। आजकल लोग फ्लैक्स सीड खाते हैं, या वो क्या कहते हैं कि वालनट, अखरोट खाते हैं, उसमें ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है।
और चौथी चीज क्या है कि रसायन होता है, उसको बोलते CLA। तो CLA रसायन क्या होता है, वो कैंसर निरोधक होता है। तो ये भी हमारे गाय के दूध के अंदर होता है। तो इसलिए ये हमारे देश के फ्यूचर जनरेशन के लिए जो हरी घास खाती हुई गायों का दूध है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी एक किताब और आई है, द डेविल इज इन द मिल्क, सबको पढ़नी चाहिए। ये न्यूजीलैंड में बहुत रिसर्च हुई है। न्यूजीलैंड आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन के अंदर या डेयरी प्रोडक्ट के अंदर काफी आगे है। तो उन्होंने कहा है कि दूध में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, A1 और A2। तो हमारी जो इंडिया की देशी गाय होती है ना, उसमें अधिकतर में A2 प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन हमारे को बहुत ही अच्छा होता है। और जो विदेशी गायें होती है उनके अंदर A1 प्रोटीन होता है। तो उससे आदमी को मेंटल रोग होते हैं, उनको एक खास तरह की डायबिटीज हो जाती है, ठीक है ना। तो अभी न्यूजीलैंड ने पूरा डिसाइड किया है कि अपने देश का सारा जो हर्ड है ना, उसको वो A2 प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे। तो खाली दूध ही नहीं, हमारी जो देश की देशी गायें हैं उनके दूध के उत्पादन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और हमारे पूर्वज बहुत ही सोच विचार के उन्होंने गाय को पूजना चालू किया था। मैं कहता हूँ कि हमको गाय को पूजना चाहिए। क्यों? ये देखो, मैंने आपको दूध का महत्व होता है, उसके साथ साथ गोबर से आप देखिए कि गोबर गैस बनती है। अभी आपने खबर पड़ी होगी कि पंजाब में एक गाँव है तो पूरे गाँव को अपनी उसी से मिलती है एनर्जी। और उसके बाद में गाय के गौमूत्र आयुर्वेद के अंदर औषधि के रूप में कीटनाशक मैं खुद यूज करता हूँ, बहुत प्रभावी है कई बीमारियों के लिए। मैं अशोक के पेड़ पर लगाता हूँ या बैंगन पर लगाता हूँ, तो सारे उसमें कीड़े मर जाते हैं। और खाद तो इससे बढ़िया कोई है ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि हमको गाय को बचाना चाहिए, गाय के दूध के लिए, गाय का एनर्जी के लिए, गाय का औषधि के लिए, और उसके बाद में क्या कहते हैं कीटनाशक, और उसमें और रिसर्च होनी चाहिए। तो इसलिए सड़न नथानिया के अंदर जो हमारे खिलाड़ू जी हैं, उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है ना, ये बहुत ही सराहनीय है। प्राणवायु भी मिल रही है, गरीब लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है, गौ रक्षा भी हो रही है, और ये पूरा क्षेत्र सुरक्षित होने के कारण इसमें काफी औषधीय पौधे भी वर्षा ऋतु में उपलब्ध हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ बीकानेर में एक मौता रसायनशाला है, कुछ बड़े बड़े वैद्य पुराने हैं। तो वो लोग इस वर्षाकालीन समय में इस क्षेत्र में थैला लिए हुए घूमते रहते हैं और वो औषधीय चीजें कलेक्शन करते रहते हैं। तो अगर ये क्षेत्रफल पूरा सुरक्षित रहता है तो गौरक्षा संभव है, लोगों को प्राणवायु मिल रही है, गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, और लोगों को इलाज के लिए औषधियां असली क्या है कि ये औषधियां भी मिल रही है। अब रहा सवाल, राज्य सरकारें समय समय पर इस भूमि के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न कर रही है। जैसे राज्य सरकार ने मुरलीधर व्यास कॉलोनी बसाने के बहाने इस क्षेत्र में से करीब 500 बीघा भूमि एक्वायर कर ली आज से 40 साल पहले। अभी वर्तमान समय में राज्य सरकार ने कहीं फील्ड फायरिंग रेंज बना रखी है, कहीं PWD की फील्ड लेबोरेटरी बना रखी है, तो कहीं रेलवे ने अतिक्रमण कर रखा है। जो पास वाले जो व्यक्तिगत लोगों की जमीन है, उन्होंने भी कुछ भूभाग पर अतिक्रमण कर रखा है। तो राज्य सरकार ने ये गंगा सिंह विश्वविद्यालय के नाम से भी 1125 बीघा भूमि आवंटन करके विश्वविद्यालयों को भी अलॉट कर दिए। कभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से एक्विजिशन हो रहा है, कभी स्वर्ण जयंती रिंग रोड के नाम से सरकार जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है। कुछ जो राजनीतिक लोग हैं अपना व्यक्तिगत फायदा उठाने के लिए तरह तरह की संस्थाएं बना करके इस भूमि को हड़पना चाहते हैं। हमारा तो एक ही निवेदन है कि अगर ये भूमि सुरक्षित नहीं रही, और ये नहीं, राजस्थान में इसी प्रकार की जो भी ओरण, गोचर और पाइथन के नाम से जो भी भूमियां सुरक्षित है, अगर वो सुरक्षित नहीं रहेगी तो ये जो मान लो प्राकृतिक जो ये वातावरण है, प्राकृतिक जो ये प्रक्रिया है, ये भी पूरी की पूरी फेल हो सकती है। तो हमारा तो निवेदन यही है कि इस सरे नथानिया और अन्य इस प्रकार की भूमियों पर
राज्य सरकार कोई अतिक्रमण और कोई आवंटन, कोई भी एक्विजिशन नहीं करे और अगर जो हो चुके हैं उनको भी हटाने की कोशिश करे। रहा सवाल, हमने आज तक ये विकास के नाम पर हमने इसमें सेवन, दामन, ब्रोट करके 8000 बीघों में तो हमने सेवन घास को लगा चुके हैं और आगे निरंतर हर वर्ष 1000, 2000, 500 बीघों में जैसा भी हमारे पास में संसाधन है, जितना संसाधन है उसके हिसाब से क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। वर्क काम बहुत बड़ा है और संसाधनों की कमी है, लागत बहुत बड़ी है। अगर 1 बीघा जमीन को सुधार करके अगर सेवन घास उगाई जाती है तो उसमें करीब 4000 रुपए का खर्च आ जाता है, तो ये खर्च भी बहुत बड़ा है। सेवन घास की ये विशेषता है कि एक बार लगाने से ये सेवन घास वर्षा होते ही सैकड़ों सालों तक सोते ही अपने आप ये सेवन घास हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे लगा के आज कोई एक क्षेत्र में सेवन घास उगाता है तो उस व्यक्ति के मरणोपरांत भी उसके पैसों द्वारा लगाया हुआ चारा गौओं को मिलेगा। ये बात एकदम निश्चित है और ये कभी सेवन घास खत्म होने वाली चीज नहीं। मेरा तो निवेदन है कि ये जो 27,205 बीघा 18 बिस्वा भूमि है, इसमें से ये एक्विजिशन, अतिक्रमण, अलॉटमेंट करते हुए अब मौके पे 22,000 बीघा भूमि बची है। तो हम राज्य सरकार से तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे कोई भी अलॉटमेंट, कोई भी एक्विजिशन, इस प्रकार की भूमियां जहां भी राजस्थान में है राज्य सरकार न करे और जनता से भी अपील करता हूं कि इस प्रकार का जहां भी राजस्थान में कार्य हो रहा है तो पूर्ण रूप से सहयोग करें और राज्य सरकार पर भी दबाव बढ़ाया जावे ताकि सरकार इस तरह के अवैध और अतिक्रमण और आवंटन, अलॉटमेंट नहीं करे। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ संरक्षण, गौ संवर्धन है अनूप कर्तव्य पुनीत। गौ संरक्षण, गौ संवर्धन है अनूप कर्तव्य पुनीत। अभय धाम हो, अभय ग्राम हो, सभी के मन में गौ की प्रीत। कोटि कोटि जीवन व्रत धारे, पूर्ण सफल हो शुभ अभियान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात का हो कल्याण। जय धरती माँ, जय गौ माता, जय धरती माँ,